एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 12th क्लास की जो सीरीज हमने चलाई है उसका थर्ड पार्ट। तो चलिए देखते हैं आज हमारी क्लास में क्या कुछ है। तो जैसे कि हमें पता ही है कि शीत युद्ध का दौर, आई थिंक स्टूडेंट आपको याद भी हो गया होगा कि शीत युद्ध का जो दौर था वो कब से कब तक चला। तो 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध का दौर रहा। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम कि जब शीत युद्ध हुआ तो दुनिया दो खेमों में बट गई थी। ठीक है, पहली दुनिया कौन सी थी? जो अमेरिका का समर्थन कर रही थी। दूसरी दुनिया कौन सी थी? जो सोवियत संघ का समर्थन कर रही थी। और एक तीसरा भी ग्रुप निकल कर आया जो ना तो अमेरिका के साइड था और ना ही सोवियत संघ के साइड था। ठीक है, तो उसको हमने नाम दे दिया तीसरी दुनिया। ठीक है, बात कर लेते हैं पहली दुनिया में क्या क्या था। जो अमेरिका के साथ थे उन्होंने, यानी कि एक तरह से ये लगा लो कि अमेरिका ने कौन सी विचारधाराओं का समर्थन किया था। तो पूंजीवादी, उदारवाद और लोकतंत्र ये अपनाया था अमेरिका ने। दूसरी दुनिया में क्या था? साम्यवाद या समाजवाद, हमने पहले भी पढ़ लिया। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरी दुनिया थी जो गुट निरपेक्षता अपनाया था, यानी कि ना तो वो अमेरिका के साथ थे और ना ही वो सोवियत संघ के साथ थे, वो अलग ही थे। ठीक है, जो इनमें शामिल नहीं हुए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहली दुनिया की। तो जो अमेरिका की विचारधारा है, तो अमेरिका ने, जैसे हमने पता है कि विचारधारा अपना रखी थी पूंजीवादी विचारधारा थी। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें अगर मैं शाब्दिक अर्थों में लूं जिसे आपको आसानी रहे समझने के लिए, तो उत्पादन क्या होता है बेटा? जैसे हमने कोई भी वस्तु बनाई, उससे हमें कितना उत्पादन हुआ है, उससे हमें कितना प्रॉफिट हमने कमाया, वो उत्पादन है। ठीक है, उत्पादन संबंधित सभी फैसले लेने का अधिकार किसके पास हो? जनता के पास हो। उसको क्या कहेंगे बेटे? पूंजीवादी व्यवस्था। क्या कहेंगे उसको? पूंजीवादी व्यवस्था। यानी कि इसमें क्या हो? सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, उसको क्या कहेंगे? पूंजीवादी व्यवस्था। सपोज करो अगर किसी को कारखाना लगाना है तो उसको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पर कारखाना लगाना है। तो आप क्या कर सकते हो? स्वयं क्या कर सकते हो? कोई भी कारखाना लगा सकते हो, उसको कहेंगे पूंजीवादी व्यवस्था। और बेटे मानो या ना मानो, हम सभी इस चीज से प्रभावित हैं। हम सभी अमेरिका की जो विचारधारा है उससे प्रभावित हैं। ठीक है, चाहे हम उस चीज को वैसे एक्सेप्ट ना भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं सभी चाहते हैं कि उनका खुद का काम हो। ठीक है, सरकार से कोई परमिशन ना लेनी पड़े या सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। इसी प्रकार बात करते हैं उदारवाद की। उदारवाद एक लिबर्स शब्द है लैटिन भाषा का। ठीक है, उससे बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आजाद या आजादी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ है कि सभी व्यक्ति क्या है? आजाद हैं, वो अपना फैसला स्वयं ले सकते हैं, उत्पादन संबंधित फैसला। ठीक है, ये बात हुई उदारवाद की। और इसमें क्या है? सभी को क्या मिलेंगे? समान अवसर मिलेंगे। सभी को समान अवसर, यानी कि अपना विकास करने के समान अवसर। ठीक है, इसमें सभी को समान अवसर मिलेंगे अपना विकास करने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है? अब है लोकतंत्र। जैसे हम लोकतंत्र, जैसे शब्द से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुन सकती हो, उसको कहते हैं लोकतंत्र। यानी इसमें क्या होता है? जनता स्वयं क्या करती है? स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनती है, यानी कि उसको अधिकार है किसका? अपना प्रतिनिधि चुनने का, अपनी सरकार बनाने का। ठीक है, जनता को अधिकार है अपनी सरकार बनाने का, अपना प्रतिनिधित्व चुनने का। इसका मतलब ये है, अगर कोई चुना हुआ व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता तो अगले 5 वर्ष बाद उसको बदल दिया जाता है, या उससे पहले भी उस पर कोई भी महाभियोग लगाकर उसको पहले भी
हटा दिया जाता है, वो होता है लोकतंत्र। ठीक है, तो हमने बात की अमेरिका की विचारधारा के बाद। अब हम बात कर लेते हैं सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो क्या थी। सोवियत संघ की विचारधारा हमने पहली वीडियो में बेटा ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर उस चीज को चेक कर लीजिए ताकि चीजें आसान हो जाएं। ठीक है, तो सोवियत संघ की विचारधारा थी बेटे साम्यवाद या समाजवाद। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उत्पादन संबंधित सभी फैसले लेने का अधिकार किसका हो? सरकार का। लेने का अधिकार सरकार का हो। ठीक है, यानी उत्पादन संबंधित सभी फैसले लेने का अधिकार सरकार का हो। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? इसमें निषेध किया गया है निजीकरण का, यानी या तो निजीकरण बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, या तो बिल्कुल उसको समाप्त कर दिया जाए। अगर निजीकरण हो तो वो सरकार की परमिशन से कार्य करे। ठीक है, आई थिंक आपको अमेरिका की और जो सोवियत संघ है उसकी विचारधारा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इन महाशक्तियों के द्वारा कुछ सैन्य संगठन भी बनाए गए थे। ठीक है, तो अब उनकी बात कर लेते हैं कि वो सैन्य संगठन कौन कौन से थे। तो सैन्य संगठन थे नाटो। ठीक है, अब कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपको वो भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, साउथ अटलांटिक ट्रेडिटी ऑर्गेनाइजेशन। जो नाटो है उसको हम बोल सकते हैं साउथ अटलांटिक ट्रेडिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगर हिंदी में हम देखें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका जो इसकी स्थापना थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, अब ये जो सैन्य संगठन बनाया स्टूडेंट, इसका कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होगा। तो इसका उद्देश्य क्या था कि सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, और अगर सभी एक दूसरे की क्या करेंगे? मदद करेंगे। और यदि किसी एक पर आक्रमण होता है, यानी जो नाटो है ना, ये संगठन है, अगर इस पर इन देशों पर आक्रमण होता है तो वो क्या करेंगे? वो मानेंगे कि हम सब पर आक्रमण हुआ है और उस प्रॉब्लम को सब मिलकर क्या करेंगे? शूट आउट करेंगे। ये उद्देश्य था नाटो का। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड अमेरिका ने क्या अपनाया था। साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व जो एशियाई संधि संगठन है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, जिस प्रकार नाटो का संबंध था कि भाई नाटो का कोई उद्देश्य था, उसी प्रकार इसका भी उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? जो साम्यवादी विचारधारा थी या उसकी नीतियां जो थी उनसे क्या करे? वो दक्षिण पूर्व की एशियाई देशों की क्या करे? रक्षा करे। यानी जो नाटो था ना, ये सॉरी देखो एक बार, अमेरिका ने ये अपनाया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था है, ठीक है, उन देशों से रक्षा करनी है, इन देशों की, इन ग्रुप की। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था। अब बात करते हैं हम सेंटो की। जैसे सेंट्रल ट्रेडिटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय संधि संगठन, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो हम इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। जिस प्रकार नाटो और सेटो की एक उद्देश्य रहा है, उसी प्रकार सेंटो सैन्य संगठन का भी अपना उद्देश्य रहा है। इसका उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना। इसका मतलब था सोवियत संघ को मध्य पूर्व से क्या रखना? दूर रखना। मध्य पूर्व से दूर रखना इसका क्या था?
इसका सेंटो का कार्य था कि इसका उद्देश्य यह था कि सोवियत संघ दूर रहे, मध्य पूर्व से दूर रहे। ठीक है, इस प्रकार ये थे। और एक जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्षा पैक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आज की आपकी जो सैन्य संगठन है और जो विचारधारा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये जो सेंटो था वो क्या था बेटा, वो साम्यवाद के प्रभाव को क्या था, उसका रोकना था। यानी साम्यवाद के प्रभाव को रोकना किसका उद्देश्य था, सेंटो का उद्देश्य था। सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखने का मतलब ये है कि जो साम्यवादी प्रभाव है ना उसको रोकना था इसका कार्य। ठीक है, यहाँ हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए हम इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस सेंटो का उद्देश्य था साम्यवाद, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो सेंटो बनाया गया था 1955 में, उसका मेनली उद्देश्य यही था कि जो साम्यवाद है ना उसके प्रभाव को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और वर्षा पैक्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, नोट्स आप प्लीज साथ साथ बना लीजिए ताकि चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच।